यूक्रेन ने बीती रात रूस पर पूरे युद्ध के दौरान सबसे बड़े हमलों में से एक किया। नोवरोसियस्क के पास कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के सबसे बड़े तेल टर्मिनल ने इस महीने तीसरी बार तेल की खेप भेजना रोक दी है। इसके अलावा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रूस यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद 18 तेल रिफाइनरियों की मरम्मत नहीं कर सका है। आज तमान में अनाज टर्मिनल भी ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। लुकोइल के एक प्रमुख कारखाने ने अपनी एक तिहाई क्षमता खो दी है। ड्रोन लगातार तीसरे दिन वाइल्ड बेरीज मार्केटप्लेस के गोदामों पर हमला कर रहे हैं। इस बार पेंजा क्षेत्र और उदमुर्तिया में और बाद में दिन में वाइल्ड बेरीज के तीसरे गोदाम पर भी हमला हुआ। अब कंपनी कजाकिस्तान में गोदामों की बेताबी से तलाश कर रही है। कंपनी कहती है चलिए वहां चलते हैं, वहां ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन कजाक लोग खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कृपया हमारे यहां मत आइए। इसी समय यूक्रेन की ड्रोन सिस्टम्स फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट मैदियार ब्रोडी ने इस महीने की समुद्री कार्रवाई की शुरुआत से अब तक 205 जहाजों के नष्ट या क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट दी। संक्षेप में, आज यूक्रेन ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जोरदार जवाब दिया, जो क्रीवी रीह के पास एक निजी रिहायशी घर पर हुआ था जिसमें कई बच्चों वाला परिवार रहता था। यह हम खाने का समय पालेंगे। अरे, तुम वेवाली वाल्डेरेस के लिए हो या फिर? हाँ, सच में बहुत सख्त, बहुत ही सख्त यार। समझ गया। अभी आग और भड़केगी और सब कुछ वैसे ही होगा। वहाँ देखो, वहाँ पीछे पीछे ये तरफ से गोली कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टालिन को भूल जाओ। वो किसी एक तरफ से कुछ चीज से चुभ रहा है। तो अब वो एक तरफ से जलना शुरू हो गया, ये एक ओर से जलने लगा है। तो चलिए सबसे संवेदनशील हमले से शुरू करें, जो नोवोरोसियस्क के पास केटीके टर्मिनल पर हुआ, क्योंकि इसका असर कई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है, सिर्फ रूसी अर्थव्यवस्था पर नहीं। नोवोरोसियस्क में कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम ने 30 जुलाई को अपने काले सागर टर्मिनल युजनाया ओजेरेवका पर टैंकरों पर ड्रोन हमले के बाद तेल की लोडिंग रोकने की सूचना दी। कंपनी के अनुसार आज रात टैंकर निस्सास सिफनोस मार्शल द्वीप समूह के झंडे के तहत, जो कजाकिस्तान की कंपनी टेंगिज शेवरॉयल के लिए तेल ले जा रहा था, अमेरिकी कंपनी शेवरॉन की सहायक कंपनी VPU-3 के अपतटीय लोडिंग बिंदु पर लोडिंग के दौरान था जब उस पर ड्रोन से हमला हुआ। कार्गो डेक पर बैनीफोल्ड्स के इलाके में आग लग गई, जिसे क्रू और केटी के 3 सहायक जहाज़ों की मदद से बुझा दिया गया। इसके अलावा उसी दिन आइल ऑफ मैन के झंडे वाले टैंकर मराती पर भी हमला हुआ, जो तेल लेने के लिए टर्मिनल की ओर जा रहा था। और इस हमले का महत्व इसकी पुनरावृत्ति और व्यवस्थितता में है। जैसा कि रॉयटर्स ने बताया है, जुलाई में टर्मिनल के रुकने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 27 जुलाई को कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने टेंगिज नोवरोसियस्क पाइपलाइन के जरिए तेल परिवहन और समुद्री टर्मिनल पर लदान फिर से शुरू होने की घोषणा की थी, क्योंकि इसमें एक विराम आया था। और अब 3 दिन बाद सब कुछ फिर से रुक गया। कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम 3 बड़े कजाकिस्तानी तेल क्षेत्रों से तेल का निर्यात करता है और कजाकिस्तान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का एक प्रमुख मार्ग बना हुआ है। तो चलिए मैं इस विषय से जुड़ी कुछ हद तक जो एक तरह की चालाकी या हेरफेर है, उसे अभी के अभी दूर कर देता हूं। विश्लेषक बताते हैं कि अगर कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम लंबे समय तक बंद रहता है, कजाकिस्तान अपनी अधिकांश तेल को अजरबैजान और जॉर्जिया के जरिए भेज सकेगा। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इस टर्मिनल को बाईपास करने का रास्ता बेहद सीमित है। अलग अप्रत्यक्ष नुकसान भी दर्ज किया गया है, ये कि ड्रोन का मलबा क्रास्नोदार क्षेत्र के वोल्ना गांव में एक उद्यम की सीमा में गिरा। वहां 4 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन ये तो बस साथ में हुआ नुकसान है। कजाकिस्तान को अब तय करना चाहिए कि वो आखिर किस से पाला पड़ रहा है। मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कजाक लोग इन खबरों से नाराज होते हैं, कहते हैं हम आपका समर्थन करते हैं और आप केटीके पे हमला करते हैं, ये हमारे पैसे हैं। दोस्तों, आज पता चला कि कजाकिस्तान ने अचानक पूरी गंभीरता से अपनी तेल रिफाइनरियों में रूसी तेल को प्रोसेस करने की इच्छा जताई है। रूसियों के लिए रूसी तेल रिफाइनरियां सब की सब जल रही हैं। एक बार फिर कजाकिस्तान कहता है ठीक है, हमें रूसी तेल दीजिए, हम खास तौर पर रूसियों के लिए पेट्रोल और डीजल बनाएंगे। यह तो बहुत ही दोहरी नीति है। मतलब एक तरफ यूक्रेन की शिकायत करना जो कि केटीके पर हमलों की वजह से अपनी रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ एक साथ रूसियों को पेट्रोल देकर मदद करना। यहां इस मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति का भी उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि यह इस विषय की अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता को दर्शाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि रूस के स्वामित्व वाले नहीं होने वाले टैंकरों पर हमले अस्वीकार्य हैं। ये शेवरॉन कॉरपोरेशन के नेतृत्व की अपील से जुड़ा था, जिनके हित कजाकिस्तान समेत इन हमलों से प्रभावित हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमले जारी हैं। मैं याद दिला दूं, अमेरिकियों ने तो जो बाइडेन प्रशासन के दौरान भी कई बार अनुरोध किया था कि कृपया नोवोरोसियस पर हमला न करें, लेकिन उस पर हमला न करना कैसे मुमकिन है? ये गंदे रूसियों के लिए आय का एक और स्रोत है, जो वहां पैसे कमाते हैं ताकि यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रख सकें। किस तर्क के अनुसार हमें इस टर्मिनल पर हमला नहीं करना चाहिए? और आज का दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्रास्नोदार क्षेत्र में तमान बंदरगाह। रूसी संघ के दक्षिणी परिवहन अभियोजन कार्यालय के अनुसार ड्रोन हमले के बाद वहां घायलों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान की पुष्टि हुई है। विभाग ने बताया कि वे घटनास्थल पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि तमान में अनाज टर्मिनल रूस के दक्षिण का सबसे बड़ा निर्यात केंद्रों में से एक है और ये क्षतिग्रस्त हो गया है। फिर वही पैसे कमाने का सवाल उठता है। दिन की तीसरी बड़ी घटना परमानेफ्टे ऑर्गसिंटेस पर हमला है, जो लुकोइल के प्रमुख कारखानों में से एक है। रॉयटर्स के अनुसार, जो उद्योग से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हैं, इस उद्यम ने 29 जुलाई को हुई पिछली ड्रोन हमले के बाद अपनी लगभग 1/3 क्षमता को बंद कर दिया था। ये इस साल लुकोइल की तेल रिफाइनरी संपत्तियों पर पहला हमला नहीं है। इससे पहले जून के अंत में कंपनी का एक और सबसे बड़ा कारखाना निज़ेगोर्द-नेफ्टयोर्गसिंतेस कस्तोवो में हमले का शिकार हुआ था। ये रूस की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और पेट्रोल उत्पादन में दूसरी, जिसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट AVT-6 को निष्क्रिय कर दिया गया था, जो पूरे संयंत्र की 53% क्षमता प्रदान करती थी। और अगले महीने में हमलों से प्रभावित रिफाइनरियों की क्षमता का उपयोग बढ़ाना शायद ही संभव हो पाएगा। सबसे अच्छे हालात में भी प्रसंस्करण की मात्रा पिछले महीने के स्तर पर ही रहेगी, वो भी तब जब कोई नया हमला ना हो, और ऐसा लगता है कि हमले फिर होंगे। और अब एक आधिकारिक आकलन सामने आया है जो आंखों को सुकून देता है। रूस ड्रोन हमलों के बाद, ध्यान दें, 18 बड़े तेल रिफाइनरियों को बहाल नहीं कर सका है। महीनों तक हुए हमलों से तेल प्रसंस्करण को हुआ नुकसान कोई अलग घटना नहीं, बल्कि ये एक प्रणालीगत समस्या है जो इस क्षेत्र के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। और इसलिए बार बार होने वाले हमले पूरी इंडस्ट्री को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं, ताकि उसे फिर से बहाल करना असंभव हो जाए। यानी इसका मतलब है कि ड्रोन से उन कारखानों पर भी हमला करना चाहिए जो पहले से ही बंद हैं। उन्हें इस हालत तक पहुंचाना चाहिए कि मरम्मत करने से बेहतर उन्हें कबाड़ में डाल देना ही आसान हो। आज की चौथी घटना है वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर नए हमलों की लहर। वैसे ये लगातार तीसरा दिन है। 30 जुलाई की रात को ड्रोन ने पेंजा और उदमूर्ती के सारापुल में मार्केट प्लेस के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमला किया। पेंजा क्षेत्र के गवर्नर ओलेग मेलनिचेंको ने हमले की पुष्टि की और बताया कि सेंटर से करीब 200 कर्मचारियों को निकाला गया। उदमूर्ती की कार्यवाहक प्रमुख ओल्गा अब्रामोवा ने भी सरापुल में गोदाम पर हमले की पुष्टि की।
दोनों जगह दमकल कर्मी आग बुझाते रहे और 2 गोदाम जलकर खाक हो गए। कंपनी ने बताया कि उसने पहले ही लॉजिस्टिक चेन को फिर से व्यवस्थित कर लिया है। माल की प्राप्ति और डिलीवरी, ऑर्डर की शिपिंग अब दूसरे स्थानों से हो रही है, लेकिन वे भी जल्द ही हमले का शिकार होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ड्रोन सिस्टम्स के कमांडर रॉबर्ट मेडियार ब्रॉडी की प्रतिक्रिया काफी उल्लेखनीय रही। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर हो रही घटनाओं पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, पार्सल नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने उन शहरों की सूची बताई जहां हाल ही में इस मार्केटप्लेस के लॉजिस्टिक ऑब्जेक्ट्स पर हमले हुए, जैसे रास्नोदार्स्क, नेविनोमोर्स्क, म्यूस्क और सरापुल। उन्होंने संकेत दिया कि इस मार्केटप्लेस की लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले आगे भी जारी रहेंगे। मैं याद दिला दूं कि वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमलों का सिलसिला 18 जुलाई से चल रहा है और इस दौरान 10 से ज्यादा वेयरहाउसेस पर हमले हो चुके हैं। यूक्रेनी पक्ष आधिकारिक बयानों के अनुसार इन हमलों को सही ठहराता है। कंपनी की सुविधाओं का इस्तेमाल प्रतिबंधित पुर्जों की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था, जिनका उपयोग ड्रोन, नेविगेशन उपकरण और अन्य सैन्य सामान बनाने में होता है। अब इसमें क्या कहा जाए? मार्केटप्लेस वेबसाइट पर एसवीओ यानी विशेष सैन्य अभियान के लिए अलग सेक्शन था। यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट के मुख्य डिजाइनर और सहमालिक डेनिस स्टिलेमन का बयान खास तौर पर उल्लेख के लायक है। स्टिलेमन, उन्होंने वाइल्ड बेरीज को रूस का सबसे बड़ा उधारकर्ता बताया और उन्होंने कहा कि इस कंपनी का दिवालिया होना कई बैंकों के पतन का कारण बन सकता है, जिसमें वीटीबी भी शामिल है। और यही राय उस तर्क को दर्शाती है जिसके साथ यूक्रेनी पक्ष ने इस लक्ष्य के चयन को समझाया है। ये सिर्फ गोदामों पर हमले नहीं हैं, ये पूरी अर्थव्यवस्था की श्रृंखला को नष्ट करने की कोशिश है। यानी गोदाम जलने से कंपनी दिवालिया हो जाती है, कर्ज नहीं चुका सकती और इससे कई बैंक डगमगा सकते हैं। और आज के दिन का 5वां और अंतिम एपिसोड है रूसियों के खिलाफ समुद्री सैन्य अभियान के आंकड़े। मानवरहित प्रणालियों के कमांडर रॉबर्ट मादियार ब्रॉडी ने बताया कि 30 जुलाई की रात काले सागर में 4 और टैंकरों को निशाना बनाया गया, जिससे 6 जुलाई को शुरू हुए ऑपरेशन के बाद कुल संख्या 205 जहाजों तक पहुंच गई। उनके अनुसार इनमें से 130 जहाज एजो और 75 जहाज काले सागर में निशाना बने हैं। जहां तक इस रात के हमले की कुल तस्वीर का सवाल है, तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने 258 यूक्रेनी ड्रोन गिराए जाने की घोषणा की है। ये ड्रोन बेलगोरोद, ब्रायंस्क, वॉर्निश, वोल्गोग्राद, पेंजा, रोस्टोव, ताम्बोव क्षेत्रों के ऊपर गिराए गए। क्रास्नोदार क्षेत्र, कब्जे वाले क्रीमिया, अदिगेया और अजो तथा काले सागर के जल क्षेत्रों के ऊपर। मुझे नहीं पता, अभी 6 महीने पहले भी मुझे लगता है रूस पर एक साथ इतने बड़े क्षेत्र में हमला होना कल्पना करना भी मुश्किल था। इसके अलावा एक दिलचस्प आंकड़ा है। पहली बार यह दर्ज किया गया है कि पिछले 4 महीनों में यूक्रेन ने रूस की तुलना में यूक्रेन पर अधिक ड्रोन भेजे हैं। अब सवाल है, आगे कौन से परिदृश्य दिख रहे हैं? यूक्रेन के ये हमले रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की घोषित रणनीति का हिस्सा हैं, जो तेल रिफाइनिंग से हो रहा है। निर्यात, लॉजिस्टिक्स और समुद्री परिवहन, वही जिसे यूक्रेनी अधिकारी लंबी दूरी की पाबंदियां कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे रूसियों को हर दिन याद दिलाना चाहिए, इससे पहले कि यूक्रेन ने रिफाइनरियों, वाइल्ड बेरीज, लॉजिस्टिक्स आदि पर इन बड़े पैमाने पर हमलों की पूरी मुहिम शुरू की, मैं याद दिला दूं, व्लादिमीर जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से व्लादिमीर पुतिन से हवाई संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। यानी दोनों देशों के क्षेत्रों पर एक दूसरे पर हमले न करने की बात थी। पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने उस समय इस विचार को ठुकरा दिया। इसके बाद यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। रूस के लिए प्रमुख प्रतिष्ठानों का बार बार बंद होना, नोवोरोसिस्क में कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम 1 महीने में तीसरी बार 18 अब तक बहाल न हुई रिफाइनरियों का मतलब है कि ये एक बार का नुकसान नहीं, बल्कि अब ये एक संचयी प्रभाव है जो हर नए हमले के साथ इस क्षेत्र की स्थिरता को कम कर रहा है। कजाकिस्तान के लिए, जिसकी तेल सीटीसी टर्मिनल नोवोरोसिस्क से जाती है, स्थिति और असुविधाजनक है।
देश के पास इस निर्यात चैनल की पूरी तरह से जगह लेने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक मार्ग भौतिक रूप से मौजूद नहीं हैं। लेकिन यहां अस्ताना से अगला सवाल है, क्या आपने पूरे युद्ध के दौरान कभी विकल्पों के बारे में नहीं सोचा? आप समझते हैं ना रूसी लोग कौन हैं? क्या आप समझते थे कि यूक्रेनियन कौन है? क्या आपको लगता था यूक्रेन चुप बैठेगा, जवाब नहीं देगा? मुझे नहीं लगता कि समझदार कज़ाख इसे नहीं समझते थे। संभावित परिदृश्य, आगे क्या होगा? ये वर्तमान हमलों की गति का जारी रहना है, जिसमें रूस को बार बार उन्हीं ठिकानों को फिर से बनाना और फिर से खोना पड़ेगा, जो आने वाले कुछ महीनों में कुल तेल शोधन और निर्यात की मात्रा को कम कर सकता है। साथ ही पश्चिमी साझेदारों, खासकर अमेरिका की ओर से राजनयिक दबाव भी बढ़ेगा। हैरान मत होइए यूक्रेन पर। तीसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हितों से जुड़े लक्ष्यों से बचने की मांग पहले ही कजाकिस्तान के तेल मामले में हो चुकी है, लेकिन याद रखना जरूरी है, यूक्रेन सबसे पहले रूस पर हमला करता है। यूक्रेन कभी भी साझेदारों पर हमला नहीं करता। क्या कोई हमला साझेदारों पर हुआ? नहीं, सभी हमले रूस पर हुए हैं। यहां सवाल साझेदारों से है, आप अब तक इस रूस के साथ क्यों काम कर रहे हैं? यह दिखाता है कि रूस अनुकूलन की कोशिश कर रहा है। वाइल्ड बेरीज अपनी आपूर्ति को नए गोदामों से पुनर्गठित कर रहा है और सरकार कजाकिस्तान से समझौता करने की कोशिश कर रही है, ताकि कजाकिस्तान अपनी जमीन पर रूसियों के लिए रूसी तेल को सुरक्षित रूप से पेट्रोल में प्रोसेस कर सकें, क्योंकि उनके कारखाने जला दिए गए हैं। अगर कजाकिस्तान ऐसा करना शुरू करता है तो कीव के पास उसके लिए बहुत बड़े सवाल होंगे। 30 जुलाई को यूक्रेनी बलों ने रूसी अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर समग्र हमला किया। खासतौर पर नोवरोसियस्क के पास कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम के टर्मिनल ने इस महीने तीसरी बार तेल लोडिंग रोक दी। तामान में अनाज टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुआ है। लुकोइल रिफाइनरी ने 1/3 क्षमता गंवाई है, जबकि देश भर में 18 बड़े तेल रिफाइनरी अब भी बहाल नहीं हुए हैं। वाइल्डबेरीज के गोदामों पर तीसरे दिन भी हमला हुआ, अब की बार पेंजा और उदमुर्तिया में। रूसी छाया बेड़े के जहाज़ों के खिलाफ समुद्री अभियान ने 6 जुलाई से अब तक 205 जहाज़ों को क्षति पहुंचाई है। यही होती हैं असली पाबंदियां। इन हमलों का असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ये पूरी लॉजिस्टिक और निर्यात प्रणाली पर दबाव डालता है। यूक्रेन की रणनीति यही है कि रूस और रूसियों की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हों, ताकि वे युद्ध जारी रखने के लिए पैसे ना कमा सकें। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो मैं आभारी रहूंगा। डोनेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक और भुगतान विवरण का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।